हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर युहाओ और वोंगडोंग दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं और जैसे ही युहाओ वोंगडोंग को देखता है तो उसे देखते ही युहाओ एक दफा के लिए तो स्टन रह जाता है, मगर उसी के साथ ही युहाओ अपने रूममेट के साथ काफी अच्छा बिहेव करते हुए उसे ग्रीट्स करने की कोशिश करता है, जिसे कि वोंगडोंग सीधा सीधा इग्नोर कर देता है। मगर उसके बाद जो एक्ट होता है वो काफी ज्यादा फनी भी था, क्योंकि हालांकि तांग वूतांग यहाँ पर वोंगडोंग होने का एक्ट कर रही है और एक मेल के तौर पर अभी के लिए अपीयर हुई है, जिसके पीछे वोंगडोंग की अपनी काफी ज्यादा रीजंस हैं। मगर जैसे ही वोंगडोंग युहाओ के साथ बात करती है तो इसकी वॉइस भी सेम फीमेल की वॉइस थी, जहां से समझ मुझे ये नहीं थी आ रही कि क्या युहाओ और श्रेक एकेडमी में मौजूद सारे लोग इतने ज्यादा पागल हैं। एक लड़का जिसका के फेस टोटल लड़कियों के जैसा ही दिखता है, इवन कि उसकी वॉइस भी फीमेल वॉइस है, तो फिर भी उसकी डिस्कीज अपीयरेंस को कोई भी नहीं पहचान पा रहा। आखिरकार साउथलैंड वर्ल्ड के साथ 10,000 ईयर्स में क्या क्या होता रहा है, जहाँ पर ये लोग टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, मगर वहीं पर शायद से इन सब की कॉमन सेंस बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हुई है। बट जैसे ही वोंगडोंग युहाओ के साथ बात करता है तो उसी के साथ ही उससे कहता है, तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ रूल्स ऐसे होने वाले हैं जिन्हें कि तुम्हें आने वाले टाइम में हर हाल में फॉलो करना होगा, जिनमें सबसे पहला रूल ये है, तुम किसी को भी अपने साथ हमारे रूम में लेकर नहीं आओगे जब तक कि तुम मेरे से उसकी इजाजत नहीं ले लेते। जिसके बाद दूसरा रूल ये है, तुम हमारे रूम में इसी तरह से ही बिना कपड़े पहने नहीं घूम सकते, जिसके पीछे की वोंगडोंग की अपनी पर्सनल रीजन होती है और ये हम सबको भी पता है कि वोंगडोंग ये रूल क्यों सेट कर रही है। जिसके बाद थर्ड रूल ये होता है कि युहाओ को बिना आवाज करते हुए सोना होगा। तो काफी ज्यादा लोग सोते हुए स्नॉट्स करते हैं, जिसे कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में खराटे मारना कहते हैं, और ये रूल आल्सो वोंगडोंग सेट कर रहा होता है। जिसके बाद फोर्थ रूल ये होता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, युहाओ वोंगडोंग के रास्ते में नहीं आएगा और उसे कभी भी ज्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। और उसी के साथ ही साथ फिफ्थ रूल में अपने रूम को युहाओ को खुद ही साफ करना होगा, जहाँ पर रहते तो ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, मगर क्लीनिंग का काम भी सिर्फ अकेले युहाओ को करना होगा। और क्लीनिंग करते हुए वोंगडोंग के बेड को भी चेक नहीं करना होगा, ना ही उसकी किसी भी पर्सनल चीज को हाथ लगाना होगा। जो सब रूल बताते ही वोंगडोंग युहाओ से कहता है, क्या तुम्हें मेरी सब बातों की समझ आ चुकी है। मगर ये सुनते ही युहाओ भी उसके आगे से उसी तरह एरोगेंट रिएक्ट करता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, आखिरकार मुझे तुम्हारी सब बातें क्यों माननी होंगी। जिस पर वोंगडोंग उससे कहता है, अगर तो तुम इनमें से मेरी कोई बात भी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा अच्छे से पिटाई करने वाला हूँ, जिसके बाद तुम सारे काम ठीक से करना स्टार्ट कर दोगे। मगर युहाओ, जिसने के ऑलरेडी तांग्सक्लेन की टेक्निक्स को भी इनहेरिट कर लिया होता है, वो भी वोंगडोंग से बिना डरे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे ये सारा इशू फाइट करने के बाद ही सॉल्व करने का कहता है। मगर फाइट से पहले वोंगडोंग दोबारा से युहाओ से कहता है, पहले तो तुम मुझे अपना नाम बता दो, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे इंसान के साथ फाइट नहीं करता जिसके बारे में मुझे पता ना हो। जिस पर युहाओ पहले वोंगडोंग को अपना नाम बताने का कहता है और इसी के साथ ही वोंगडोंग युहाओ को अपना नाम बता देता है और युहाओ वोंगडोंग को अपना नाम बता देता है। मगर वोंगडोंग, जिसे के इस बात का एरोगेंस है कि मेरे डैड एक गॉड लेवल कैरेक्टर हैं, वो अभी भी एरोगेंट रिएक्ट करते हुए युहाओ से कहता है, तुम्हारा नाम बहुत ही जल्दी श्रेक एकेडमी में मौजूद ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम यहाँ से बहुत ही जल्दी डिसअपियर हो जाओगे। तो तब तक के लिए जिन रूल्स को तुम्हें फॉलो करना होगा उनके लिए हम लोग फाइट करके डिसाइड कर सकते हैं। जिसके साथ ही ये लोग फाइट करने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं और वहीं पर एल्डर मो भी मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट्स की ऐसी हालत देखकर मुझे दोबारा से एक दफा काफी ज्यादा शौक हो रहा था। हालांकि इन सबको इस बात का पता तो नहीं है कि एल्डर मो का श्रेक एकेडमी में क्या रोल है, मगर फिर भी इन सबको इस बात का तो पता है कि एल्डर मो यहाँ पर एक टीचर हैं और एक टीचर के यहाँ पर होते हुए ये दोनों बहुत ही ज्यादा कैजुअली उनके सामने फाइट करने लगते हैं। जिसके साथ सबसे पहले युहाओ अपनी स्पिरिट रिंग को वियर करते हुए अपने मार्शल पोज को सेट कर लेता है और फर्स्ट स्ट्राइक के लिए वोंगडोंग आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही युहाओ पर अटैक कर देता है, जहाँ पर स्टार्टिंग में इन दोनों के दरमियान क्लोज कॉम्बैट फिजिकल फाइट होती है और कुछ ही ब्लोस में वोंगडोंग बहुत ही ज्यादा आसानी से युहाओ पर एक सक्सेसफुल अटैक कर लेता है, जिससे कि युहाओ को पीछे हटना पड़ता है। मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग उससे कहता है, क्या तुम अपनी इस तरह की स्किल्स के साथ मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। और वहीं पर अगर हम लोग युहाओ को अपनी बॉडी पार्ट्स को टच करता देखें तो ये बात साफ पता चल रही होती है कि युहाओ को इस सब से डैमेज हो रहा होता है। इवन के युहाओ इस फाइट में पेन भी फील कर रहा होता है। मगर दोबारा से वोंगडोंग उस पर अटैक करते हुए उससे कहता है, तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मुझे अपने किसी भी स्पेशल स्किल तक का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें डिफीट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान काम है। जिसके साथ जैसे ही वोंगडोंग अपनी
स्पीड को यूज करते हुए दोबारा से युहाओ पर अटैक करने लगता है। तो अभी के लिए युहाओ अपनी साउल स्किल को एक्टिव कर लेता है, जिसे कि करना युहाओ के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी होता है, क्योंकि युहाओ ने सिर्फ अपनी कुछ दिन की ट्रेनिंग के साथ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना अच्छे से मास्टर नहीं किया होता कि वो वोंगडोंग की स्पीड के साथ मैच कर सके, जिसकी वजह से युहाओ को अपनी स्किल का यूज करना पड़ता है, जिसके थ्रू युहाओ के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इवन की स्किल को यूज करते ही वोंगडोंग के अटैक को युहाओ बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है, मगर जैसे ही युहाओ अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है तो एल्डर मो को इस बात का पता भी चल जाता है। तो उसी के साथ ही एल्डर मो कहते हैं इस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी काफी ज्यादा वीक है, जिसके साथ ही हम देखते हैं युहाओ और वोंगडोंग को जो कि कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ कॉम्बैट फाइट करते जा रहे होते हैं, और वहीं पर वोंगडोंग की सारी स्किल्स ही युहाओ को काफी ज्यादा हार्ड टाइम दे रही होती हैं, जिन सब से डील करने के लिए युहाओ को इवन अपनी साउल स्किल्स के साथ साथ तांग्स क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स का भी यूज करना पड़ता है, जहां पर वोंगडोंग के अटैक से बचने के लिए सबसे पहले तो युहाओ शेडो स्टेप का यूज करता है, जिसे कि जैसे ही युहाओ यूज करता है तो एल्डर मो युहाओ की इस टेक्निक को फील कर लेते हैं। हालांकि शेडो स्टेप्स का यूज करते हुए युहाओ बहुत ही ज्यादा आसानी से वोंगडोंग को टक्कर देना स्टार्ट हो जाता है, मगर फिर भी युहाओ अपनी कम फिजिकल स्ट्रेंथ होने की वजह से वोंगडोंग से दोबारा से पिटना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर वोंगडोंग युहाओ को दोबारा से डैमेज देना स्टार्ट कर देती है, और कुछ ही ब्लोस के बाद युहाओ की बॉडी इवन कांपना स्टार्ट हो जाती है, जिसके पीछे की रीजन उसकी कम फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो कि टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहेगी। जिसके साथ ही युहाओ कहता है अगर तो ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस फाइट में बहुत ही जल्दी हारने वाला हूँ। जिसके साथ जैसे ही दोबारा से वोंगडोंग युहाओ पर अटैक करने लगता है तो युहाओ उसके अटैक को डॉज करने के लिए श्वान यू हैंड्स का यूज करता है, मगर श्वान यू हैंड्स को यूज करते हुए भी युहाओ को काफी ज्यादा डैमेज होता है, और जैसे ही युहाओ बैक फाइट करने की कोशिश करता है तो वोंगडोंग उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर लेती है। जिसके बाद युहाओ जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करता है और रूफ के बिल्कुल कॉर्नर पर आकर खड़ा हो जाता है, तो अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस ना करने की वजह से युहाओ यहाँ से नीचे गिर जाता है, जिसे कि इवन बचाने के लिए वोंगडोंग आगे तो बढ़ता है, मगर थैंकफुली युहाओ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते ही नीचे गिरने से बच जाता है और शेड के साथ लटक जाता है, और वहाँ पर खड़े होते ही युहाओ अपनी फर्स्ट साउल लिंक की 4 टेक्निक्स में से एक टेक्निक का यूज करता है, जो कि साउल शॉक होती है, जिसके थ्रू युहाओ किसी भी एनिमी के माइंड को कुछ देर के लिए कंफ्यूज कर सकता है, और ये अटैक डायरेक्ट एनिमी के माइंड पर अटैक करता है और उसके कॉन्शियसनेस तक को भी डैमेज कर देता है। मगर जबकि युहाओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि अभी के लिए उसका ये अटैक अपने से ज्यादा पावरफुल एनिमीज तक को भी अच्छा शॉक दे पाए, तो उसकी वजह से वोंगडोंग इस अटैक से बच जाती है, मगर तब तक युहाओ को वोंगडोंग पर दोबारा से अटैक करने का चांस मिल जाता है, जिसकी वजह से युहाओ वोंगडोंग के कंफ्यूजन टाइम में ही आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा आसानी से लॉकडाउन कर लेता है। मगर जबकि युहाओ का पोज वोंगडोंग पर काफी ज्यादा अनवांटेड होता है, जिसकी वजह से ही वोंगडोंग इस मैच में हार मान लेता है और सबसे पहले तो युहाओ को अपने ऊपर से नीचे उतरने का कहता है, जिसके साथ ही युहाओ उसकी जान छोड़ते ही उससे कहता है अगर तो हम दोनों यहाँ पर किसी वेपन का यूज कर रहे होते तो तुम्हें काफी ज्यादा सीरियसली इंजरी भी हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि जितनी भी बातें तुमने मुझे कही है वो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे सेट किए हुए सारे रूल्स को मैं पूरा कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारे से डरते हुए ऐसा नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारा रूममेट होते हुए ऐसा करना चाहता हूँ, और तुम्हें कभी भी मुझे अपने स्लेव्स की तरह ट्रीट नहीं करना होगा, बल्कि तुम मेरी ऐसा रूममेट ही रिस्पेक्ट करोगे। और उसी के साथ साथ अगर तो तुमने यहाँ पर अपनी मार्शल साउल का यूज किया होता या फिर किसी भी साउल टेक्निक को यूज किया होता तो मुझे इस बात का पता है कि मैं तुम्हारे से हार जाता, मगर तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि तुम दोबारा से मेरी कभी भी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। जो कहते ही युहाओ वहाँ से चला जाता है और वोंगडोंग पर इसका बहुत ही ज्यादा डीप इंप्रेशन पड़ता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट डे को, जहाँ पर युहाओ अपने बेड पर बैठा स्टील कल्टीवेशन कर रहा होता है और जैसे ही एकेडमी का टाइम हो जाता है तो उसी के साथ ही रूम में मौजूद बर्ड इन सब को जल्दी से जल्दी क्लासरूम में जाने का कहता है, जिसके साथ ही युहाओ देखता है वोंगडोंग को जो कि आल्सो अपनी क्लास में जाने के लिए निकल रहा होता है और उसी के साथ ही युहाओ से कहता है क्लास आज के दिन कुछ देर में ही स्टार्ट हो रही है, तो क्या तुम अभी भी यहाँ पर ही बैठने वाले हो? तुम्हें भी जल्दी से रेडी होकर क्लास में जाना चाहिए। जिसके साथ ही युहाओ वोंगडोंग से पूछता है क्लास को स्टार्ट होने में कितना टाइम मौजूद है, जिस पर वोंगडोंग उसे हाफ आवर का बताता है।
जो सुनते ही युहाओ उससे कहता है अगर तो इतना टाइम मौजूद है तो तब तक मैं और प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मगर वोंग डोंग इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए यहाँ से चला जाता है और रूम से आते ही सबसे पहले अपने साउल टूल का यूज करते हुए अपनी बाईसाइकिल में शायद से साउल बैटरी को पुट करता है, जो कि शायद से इसे पावर देने के लिए होता है। और उसी के साथ ही वोंग डोंग अकेडमी क्लास के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर वोंग डोंग की ब्यूटी और उसके हैंडसम फेस को देखते हुए रास्ते में मौजूद सारी लड़कियां ही काफी ज्यादा शॉक रह जाती हैं। हालांकि वोंग डोंग अपने डिस्क्रीज अपीयरेंस को भी यूज कर रहा होता है, बट स्टिल वोंग डोंग फिर भी काफी ज्यादा स्टूडेंट से ब्यूटीफुल है, जिसकी वजह से शायद से कितनी लड़कियों को ही ऑलरेडी वोंग डोंग पर क्रश हो चुका होता है। और जैसे ही वोंग डोंग अकेडमी मेन क्लास के पास आ जाता है तो हॉल के पास आते ही सबसे पहले अपनी बाईसाइकिल को स्टैंड करते हुए यहाँ से आगे अपनी क्लास की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आल्सो और भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। मगर वहीं पर यहाँ पर पहुँचने के लिए युहाओ के पास कोई भी कन्वेंस मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से युहाओ अपने पाँव पर भागता हुआ यहाँ पर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से टाइम पूरा होते हुए यहाँ पर पहुँचता है। और इनकी क्लासरूम के बाहर एक और लेजेंडरी स्टैचू मौजूद था, जो कि तांग्स क्लैन के एल्डर वेनम एके दोगोबो का स्टैचू था, जिसके साथ जैसे ही ये लोग अपने क्लासरूम में आ जाते हैं तो यहाँ पर इन सब की सीट्स के सामने शायद से टोकन पड़े होते हैं, जो टोकन आल्सो साउल टूल्स के थ्रू वर्क करते हैं, जिन्हें कि आप लोग इन सब के सीट टैग्स भी कह सकते हो। और शायद से जबकि इन सब का एडमिशन ही हो चुका हुआ है तो इन सब की सीट्स भी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से शायद से इन सब की सीट्स पर इनका नाम पहले ही लिखा मौजूद होता है। जिसके साथ आते ही युहाओ और वोंग डोंग जैसे ही अपनी सीट्स पर बैठते हैं तो उसी के साथ ही मास्टर जुओ यहाँ पर आ जाती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कोल्ड कैरेक्टर लग रहा था, क्योंकि इनके आते ही सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। और क्लास में आते ही सबसे पहले तो मास्टर जुओ यहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स से कहती हैं, मेरा नाम जुओ है और मैं तुम सब की रूम टीचर होने वाली हूँ। मेरी क्लास में वो इंसान कभी भी नहीं बैठ सकता जिसके पास किसी किस्म का टैलेंट मौजूद ना हो या फिर उसका माइंड ऑलरेडी डिटरमाइंड ना हो। मैं किसी किस्म के भी ट्रैश को अपना स्टूडेंट नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैं अपनी क्लास में सिर्फ मॉन्स्टर्स को रेस करती हूँ और यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही रह सकते हैं। जिसके साथ ही मास्टर जुओ आल्सो अपनी साउल पावर का यूज करते हुए इन सब को प्रेशराइज करती हैं और इसी के साथ ही इन सब से कहती हैं, जितने भी लोगों ने इन दिनों में एकेडमी में फाइट की है वो सब खड़े हो जाओ। जो सुनते ही युहाओ खड़ा हो जाता है और इसी को फॉलो करते हुए वोंग डोंग भी खड़ा हो जाता है, जो कि सिर्फ 2 लोग ही होते हैं। और इसी को देखते ही मास्टर जुओ कहती हैं, तो क्या सिर्फ तुम 2 लोगों ने ही फाइट की है? इससे ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हो सकता। क्या तुम लोगों को इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारा पावरफुल होने का कोई फायदा ही नहीं है अगर तुम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते या फिर अपने एनिमी के साथ फाइट नहीं कर सकते या फिर तुम्हारे पास फाइट करने की विल ही नहीं है। जिसके साथ ही मास्टर जुओ पूरी क्लास को 100 लैब्स को रन करने का ऑर्डर करती हैं, जो सुनते ही सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं। मगर उसी के साथ ही मास्टर जुओ दोबारा से कहती हैं, तुम में से अगर कोई भी 100 लैब्स को कंप्लीट नहीं कर सकता तो उसे मैं अपनी क्लास से बाहर निकालने वाली हूँ। जो सुनते ये सारे स्टूडेंट्स और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर उसी के साथ ही एक स्टूडेंट जो कि शायद से रॉयल ब्लड होता है, वो उठते ही मास्टर जुओ से कहता है, मैं इस बात पर एग्री नहीं करता। जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो फिर हम सबको 100 लैप्स रन क्यों करना होंगे? जिस पर मास्टर जुओ काफी ज्यादा सिंपल सा आंसर करती हैं और इन सब से कहती हैं, तुम सबको 100 लैप्स इसलिए रन करना होंगे क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, और अगर तुम मेरी बात पर एग्री नहीं करते तो तुम लोग यहाँ से जल्दी जा सकते हो। जिसके साथ ही मास्टर जुओ आल्सो अपनी साउल लिंक्स को वियर कर लेती है, जो कि टोटल 6 साउल लिंक्स होती है, जिसका मतलब यह है कि मास्टर जुओ का रैंक अबव 60 है। जिसे देखते ही सारे स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी 100 लैप्स रन करने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके साथ ही मास्टर जुओ दोबारा से कहती हैं, अगर तुम लोग 100 लैप्स को पूरा ना कर पाए तो मेरी क्लास में वापस मत आना। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।